नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सब जिम कॉर्बेट के फैंस को, कहना चाहिए जंगल के फैंस को, मेरा नमस्कार। जंगल में सब आता है, टाइगर भी आता है, जिम कॉर्बेट भी आ जाता है, बाकी सब एनिमल्स भी आ जाते हैं। पिछली कई कहानियों को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज आपको सुनाऊँ। आज जो एपिसोड मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में खुद जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मेरे पास ठग का जो उजड़ा हुआ गांव था, वहां से आधी रात को जब मैं पेड़ पे बैठा हुआ था जंगल में, वहां से जो चीख की आवाज़ आई थी, मरते हुए आदमी की चीख की आवाज़, उसका मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब मैं चंपावत के मैनीटर के शिकार पे था और वहाँ के डाक बंगले में रुका हुआ था, डाक बंगले में जो मेरे साथ हुआ उस रात, उस घटना का भी मेरे पास कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। इन दोनों घटनाओं का मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। चंपावत डाक बंगले में क्या हुआ था उसका पूरा एनालिसिस मैंने अपने वीडियो में किया है, आप जाके चेक कर लेना। और ऐसे ही जंगल में सुनसान ठग गांव से एक रहस्यमयी मरते हुए आदमी की चीख जो आई थी जब जिम कॉर्बेट जंगल में पेड़ पे बैठे हुए थे, उस घटना के ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप जाके चेक कर लेना और एक बार देख लेना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, या फिर यहाँ आई बटन पे भी लिंक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आगे वो लिखते हैं कि और ना ही मैं कोई स्पष्टीकरण दे सकता हूँ कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा दिलचस्प शिकार पर था, ये था टेम्पल टाइगर, मंदिर का बाघ। वो बाघ जिसको कभी भी कोई मार नहीं पाया, ना ही जिम कॉर्बेट और ना ही कोई और। जब जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ के मंदिर के प्रीस्ट ने कहा था, पुजारी ने कहा था कि ना तो आप और ना ही कोई और कभी भी इस बाघ को मार पाएगा, मारने में सफल होगा। ना तो जिम कॉर्बेट उसको मार पाए और ना ही किसी भी और शिकारी के उसको मारने की खबर कभी जिम कॉर्बेट को मिली। अब समय के बहाव के साथ वो महान योद्धा धीरे धीरे ना जाने कहाँ फेड हो गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चला। कभी भी किसी शिकारी के द्वारा उसको मारे जाने की खबर कहीं नहीं आई। पुजारी ने जो कहा था वो अक्षर से जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही वैसे सत्य साबित हुआ। ये वाली कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सी घटनाएं इसमें ऐसी हैं जिनका वाकई में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फर्स्ट टाइम जब जिम कॉर्बेट का आमना सामना हुआ इस वाले टाइगर से, मंदिर के बाघ से, वो क्या घटना थी वो इस वीडियो में है। बाकी घटनाएं जो आने वाली हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिम कॉर्बेट की ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा दिलचस्प शिकार की घटना। तो बात उन दिनों की है जब जिम कॉर्बेट पनार मैनीटर के शिकार पर थे। और वो कहाँ थे? वो थे देवीधुरा रोड पे। नैनीताल से लोहारघाट जब जाते हैं तो देवीधुरा होके रोड लोहारघाट तक जाता है, एक रोड वहीं से कनेक्ट करता है अल्मोड़ा को देवीधुरा से। बात है अप्रैल 1910 की। 1907 में उन्होंने चंपावत मैनीटर को किल किया था। अप्रैल 1910 में वो पनार मैनीटर के शिकार पे थे। पनार वाला मैनीटर न जाने क्यों, मुझे भी समझ नहीं आता उसका इतना नाम क्यों नहीं है। और रुद्रप्रयाग वाले का, जिसने शायद 125 किल की थी, 125 लोग मारे थे, उसका दुनिया भर में नाम है, फिल्में बनी हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसका जिक्र हुआ। पनार वाला मैनीटर जिसने 400 लोग मारे, उसका जिक्र है लेकिन इतना नहीं है। शायद इसकी वजह जिम कॉर्बेट भी लिखते हैं कि रुद्रप्रयाग वाला मैनीटर मेन एरिया में था, जहां से पिलग्रिम का रोड था, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्री जाते थे तो रुद्रप्रयाग से होके जाते थे। जो तीर्थ यात्री भारत के कोने कोने से वहां आते थे यात्रा पे, पैदल यात्रा होती थी उस जमाने में, सड़कें तो थी नहीं, ना कोई गाड़ियों का साधन था। तेंदुए ने जब इंसानों को मार दिया, ऐसी घटनाएं होती थी, तो वो उनके जरिए हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची। और इसीलिए वो तेंदुआ रुद्रप्रयाग वाला 125 किल करने के बाद भी इतना फेमस हो गया कि उसका संसद में, हमारे यहाँ पे भी सारे पेपर्स में और ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक में उसका जिक्र हुआ। वो इतना फेमस तेंदुआ है रुद्रप्रयाग वाला मैनीटर। जबकि पनार वाला मैनीटर 400 शिकार करने के बाद भी इतना फेमस नहीं हुआ। जिम कॉर्बेट उसकी खोज में थे, यानी तेंदुए को ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ से उसके पंख चिन्ह मिल जाए या कोई किल की हो उसने, तो वहाँ जाके वो, उनका ये तरीका था कि पंख चिन्ह जहाँ पे किल होती थी वहाँ जाते थे, शव को ढूंढते थे, लाश को ढूंढते थे,
फिर उसके ऊपर बैठा करते थे। इस तरह से उनका तेंदुए से या मैन ईटर से आमना सामना होता था। और फिर वो जहाँ भी जाता था, अगर वो असफल रहे मारने में उसको, तो फिर वो अगले दिन कहाँ गया है ट्रैक करके उसको ढूंढते थे, वहाँ बैठा करते। यानी इस तरह से उनका उससे कांटेक्ट हो जाता था। किल किसी इंसान की हो या गाय की हो, उस किल का जितनी जल्दी जिम कॉर्बेट को पता चलेगा उतनी ही जल्दी वो वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि पैदल चलते थे वो। कई बार एक एक दो दो दिन लग जाते थे। जितनी जल्दी किल का जिम कॉर्बेट को पता चलेगा उतनी ही जल्दी वो मैन ईटर से कांटेक्ट स्थापित कर पाएंगे। ये तरीके थे उनके उस जमाने में। ट्रैक करने की कोशिश में थे देवीधुरा रोड पे, जब उनको एक ओवरसियर वहाँ से गुजरा, रोड ओवरसियर, वो पोनी पे बैठा हुआ था। और उसने जब देखा कि जिम कॉर्बेट, वो तो पता चल जाता है, हैट वैट लगा के वो राइफल लेके घूमते हैं, उनके काफ़ी आदमियों का उनके साथ रहते हैं, उनके रसोइये, उनके नौकर वगैरह, जो उनके टेंट, उनका सामान कैरी करते हैं। 5-7 लोगों का ग्रुप होता था जिम कॉर्बेट के साथ। फिर उसने उनको बताया कि देवीधुरा में मैन ईटर ने एक आदमी को किल कर दिया है रात को ही। वहाँ से सीधा खड़ी चढ़ाई थी देवीधुरा के लिए। देवीधुरा में एक टेम्पल है जो बहुत ग्रेट, एक चट्टान है बहुत बड़ी, उसकी शेडो में है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, ना जाने किसने वो रोड बनाया था, वो सड़क बनाई थी। शायद उसका मकसद ये था जितनी जल्दी ऊपर पहुंचा जा सके, इस मकसद से वो बिल्कुल स्टीप था वो रोड। जो 8000 फीट के वो हिल्स थे, पहाड़ थे, उसके दृश्यों को एडमायर करते हुए जिम कॉर्बेट हाँफते हुए जब वहाँ दोपहर बाद पहुँचे, तो रास्ते में वो टेम्पल पड़ा देवीधुरा वाला, जिसके आगे उन्होंने सर झुकाया और पंडित जी से आंखें चार हुई। मंदिर के पुजारी, जो कि उनके दोस्त थे, पूजा में व्यस्त थे, तो उन्होंने भी सिर हिला के जिम कॉर्बेट का अभिवादन स्वीकार कर लिया। मंदिर के सामने एक रोड था और उसकी इस तरफ रेस्ट हाउस था देवीधुरा का। तो जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँच गए और बहुत थक गए थे। फिर वो बैठे चाय पी रहे थे और सामने के खूबसूरत 8000 फीट की जो पर्वत श्रेणी थी, उसके दृश्यों को एडमायर कर रहे थे, मज़े ले रहे थे उसके, और चाय पी रहे थे। थक बहुत गए थे क्योंकि खड़ी चढ़ाई चल के आए थे, इससे पहले भी वो काफ़ी चले थे उस दिन। पूजा समाप्त करने के बाद मंदिर के जो पुजारी हैं वो जिम कॉर्बेट के पास सड़क पार करके रेस्ट हाउस में आ गए। जिम कॉर्बेट बरामदे में बैठे हुए चाय पी रहे थे। पुजारी जी भी उठ के वहीं आ गए। 2 साल पहले उनकी दोस्ती हुई थी, जब जिम कॉर्बेट 1907 में मैन ईटर के शिकार पे थे चंपावत वाले, तब उनकी उनसे मुलाकात हुई थी और तब से वो यानी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो पुजारी उनसे मिलने आए और बरामदे में टेक लगा के ऐसे बैठ गए। और फिर उनकी जैसे दो दोस्तों की बातें होती हैं, चाय पीते हुए जिम कॉर्बेट ने सिगरेट उनको ऑफर की, वो पुजारी सिगरेट पीते रहे। तो बातों बातों में फिर जिम कॉर्बेट को पता चला, जिस बात को सुन के जिम कॉर्बेट वहाँ तक पहुँचे हैं कि मैन ईटर ने एक आदमी मार दिया, वो ऐसे हुआ था कि पुजारी ने उनको बताया कि वो एक पास के ही गाँव का चरवाहा था। तो वो यहाँ से जा रहा था अपने गाँव की तरफ, तो थोड़ी शाम का समय हो गया था, अंधेरा होने वाला था। तो पुजारी ने उसको कहा कि नहीं अब मत जाओ, मैन ईटर का तो आतंक चल ही रहा था उस एरिया में। तो उन्होंने कहा अब मत जाओ, अब तुम सुबह जाना, यहीं रुक जाओ। तो पुजारी की बात मान के वो चरवाहा वहीं मंदिर पे रुक गया और मंदिर के बाहर जो चबूतरा है उसने कहा मैं यहाँ सो जाऊँगा। पुजारी ने उसको मना किया लेकिन वो माना नहीं, वो वहीं सो गया, मंदिर के बाहर ही जो चबूतरा था उस पर सो गया। तो रात में किसी वक्त मैन ईटर तेंदुआ आया और उसका पाँव पकड़ के उसको खींचने लगा। बड़ी तेज चीख के साथ वो उठा और उसने, पास ही एक आग जल रही थी, उसमें से उसने लकड़ी उठाई और तेंदुए की तरफ इस तरह से घुमाई। तो तेंदुआ थोड़ा सक पका गया होगा और इतने में ही वो लोग भी उठ गए, पुजारी भी उठ गए उसकी आवाज़ से, और कुछ लोग और भी उठ गए। मिली जुली फोर्स ने लेपर्ड को वहाँ से भगा दिया। गाँव में जो बनिए की दुकान थी वो नज़दीक में थी। बनिए ने तुरंत अपनी दुकान से कुछ सामान लेके, औषधि वगैरह, उसको मल्लम वगैरह, जो भी कुछ ट्रीटमेंट फर्स्ट एड टाइप जो होती है, फर्स्ट एड होती है, वो उसको कर दी और ज़्यादा चोट थी नहीं। तो अगली सुबह वो चरवाहा अपने गांव के लिए रवाना हो गया। और जब पुजारी उठने लगा जाने के लिए, तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि मेरे आदमी जो हैं कई दिनों से मीट के बिना हैं और यहाँ पे तो कुछ मीट अवेलेबल है नहीं, तो क्या यहाँ आसपास के जंगलों में कुछ शूटिंग हो सकती है? तो पुजारी ने कहा हाँ क्यों नहीं, अपने मंदिर का बाग जो है। तो जिम कॉर्बेट ने हंसते हुए कहा नहीं नहीं, मेरा उसको गोली मारने का कोई इरादा नहीं है, आप चिंता ना करें। तो पंडित ने फिर हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, पंडित ने हंसते हुए कहा कि आपके उसको गोली मारने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हंसी हंसी में उन्होंने ये बात कही कि आप उसे गोली मार दो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस टाइगर को कभी भी ना तो आप मार पाएंगे और ना ही कोई और मारने में सफल होगा। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताई जिम कॉर्बेट को, क्लियर कट वॉइस में,
क्लियर कट शब्दों में। मंदिर का पुजारी अनपढ़ आदमी होते हैं गांव के, इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि ना तो आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसको गोली मार दें, लेकिन ना तो आप और ना ही कोई और कभी भी उस मंदिर के बाघ को, टेम्पल टाइगर को मारने में सफल होगा, ये उन्होंने कहा। तो इस तरह पहली बार जिम कॉर्बेट ने ये बात सुनी कि कोई टेम्पल टाइगर भी है, यानी कोई बाघ है इस एरिया में। इसके बारे में जिम कॉर्बेट को नहीं पता था, वो तो पनार वाले मैनीटर की तलाश में वहाँ तक पहुँच गए थे, वो किल के सुन के कि एक आदमी की किल हो गई है। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ कोई टेम्पल टाइगर रहता है। पुजारी जी के थ्रू उनको ये बात मालूम पड़ी। एक बात और बता देता हूँ मैं बीच में, 1907 में उन्होंने उसी एरिया में थोड़ा दूर चंपावत वाले मैनीटर को मारा था, और 1910 में अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, वो पनार मैनीटर के शिकार पे आए थे। तब वो भटक के यहाँ जो घटना मैं बता रहा हूँ देवीधुरा पहुँच गए थे, और उसके बाद वो टेम्पल टाइगर के चक्कर में लग गए। बड़ी दिलचस्प घटनाएं आगे हुई, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तो टेम्पल टाइगर से जो पहली मुलाकात, पहला सामना जिम कॉर्बेट का हुआ, उस घटना का जिक्र है। बाघ के ऊपर कोई दैवीय हाथ था, कोई दैवीय शक्ति थी, समथिंग फिशी इज देयर। अब वो क्या था, नोबडी नोज। उसके बाद वो नवंबर में, उसी साल 1910 में ही नवंबर में दोबारा आए थे, तब उन्होंने पनार मैनीटर का शिकार किया था। ये आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। पुजारी चले गए और अगली सुबह उठकर जिम कॉर्बेट आसपास के गांव में घूमने चले गए, क्योंकि पता चला था तेंदुआ उसी दिशा में गया है। दिन भर वो भटकते रहे, दिन भर वो उसके तेंदुए के पग मार्ग का पीछा करते रहे, और दोपहर बाद जब उनके भोजन का समय हुआ तो वो वापस रेस्ट हाउस पहुंचे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके जो नौकर वगैरह थे, उनके आदमी थे, उनके साथ गाँव का एक आदमी बातें कर रहा है। पूछने पर पता चला कि वो गांव का ही कोई लोकल था। तो उसने बताया कि मैंने पुजारी जी से सुना है कि आपको कुछ शिकार की ज़रूरत है। ये उसने कहा मैं आपको इतने बड़े बड़े सींग वाले जराऊ दिखा सकता हूँ और आप उनको शूट कर लेना। जराऊ कहते हैं कुमाऊँ में नहीं, पहाड़ों में ही जराऊ कहते हैं इसको, सांबर को। सांबर क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, और जिसके सींग बड़े हुए तो वो जराऊ यानी सांबर और भी बड़ा होगा। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि अगर इतना बड़ा सांबर है तो फिर मेरे आदमियों के लिए मीट तो हो ही जाएगा, साथ में गांव वालों को भी मीट मिल जाएगा। खाने के बाद जिम कॉर्बेट अपने उस गाइड के साथ जराऊ की, मैं भी बार बार जराऊ बोल रहा हूँ, सांबर की तलाश में चले गए जंगल की तरफ। जिम कॉर्बेट अपने साथ एक नई राइफल लेके गए थे। इससे कुछ समय पहले उन्होंने कलकत्ता की छोटी सी यात्रा की थी। उस यात्रा में उन्होंने एक दुकान के ऊपर शोकेस में एक राइफल लगी हुई देखी जो उन्हें अच्छी लगी। तो वो नया मॉडल था। दुकान का मालिक जो था वो उनको जानता था, उनका दोस्त था। उनकी बात सुन के वो आ गया। तो उसने उनको बताया कि नया लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छी है, इसमें डबल सेफ्टी कैच है। जिम कॉर्बेट ने वो राइफल खरीद ली, लेकिन इस शर्त पे खरीदी कि अगर उनके हिसाब से नहीं हुई, उनके काम में फिट नहीं बैठी वो, तो वो उसको रिटर्न कर देंगे वापस। इसी राइफल को लेके इस वक्त वो सांबर के शिकार पे निकल लिए। खैर उन्हें कई जगह बड़े बड़े हिरन दिखे, सांबर दिखे। राइफल की साइड जो थी 500 गज की दूरी पे सेट की हुई थी, और जो जराऊ दिख रहे थे वो 300 गज की दूरी पे थे, क्योंकि 500 गज की दूरी पे वो सटीक मार होती उसकी। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो उनको आगे जाके दिखा कि बहुत सारे चील कौवे, गिद्ध वगैरह मंडरा रहे हैं आसमान में। अपने गाइड से पूछा कि ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो उसने कहा ठहरिए आप, अभी पता चल जाएगा। हमारे रास्ते में एक गाँव पड़ता है, शायद वहाँ पे कोई जानवर मरा है, जिसकी वजह से ये यहाँ चक्कर काट रहे हैं। पहाड़ी को उतर के वो थोड़ा नीचे गए। एक घर का गांव था, 1 एकड़ की खेती की ज़मीन थी, फसल अभी अभी कटी थी, और वहाँ पे क्या था, एक घास फूस की झोंपड़ी थी, और एक कैटल का शेड था, यानी जानवरों के लिए शेड बनाया हुआ था। एक थोड़े दूर पे एक वाटर चैनल था, बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता था। जब नज़दीक पहुँचे तो झोंपड़ी में से निकल के एक आदमी आया, नमस्कार किया, उसने अभिवादन हुए। उसने पूछा सर आप कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, और आप कौन हैं। जिम कॉर्बेट ने उसको बताया कि मैं कल ही आया हूँ, और मैं मैनीटर तेंदुए को मारने की कोशिश करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा, अरे, उसने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि मुझे पहले पता नहीं चला इस बात का, अगर मुझे पता होता। उसने कहा कल ही बाघ ने मेरी एक गाय को मार दिया है। उसके बाद 15 गाय थी जो उसने वहाँ खेत में बांधी हुई थी। उसने कहा कल रात मैंने 15 गाय यहाँ खेत में बांधी हुई थी। वो खेत में इसलिए बांधी थी कि फसल तो कट गई है, तो कुछ गोबर वगैरह करेंगी तो वो खाद मिल जाएगी खेत को।
तो उसने इसलिए वहाँ बांधी हुई थी। उसने कहा रात को एक बाघ आया और मेरी एक गाय को मार गया। मुझे नहीं पता था आप आए हुए, नहीं तो मैं आपको खबर दे देता। और उसने कहा ना ही मेरी कोई पहुँच है, मेरे पास बंदूक तो है नहीं, और ना ही किसी ऐसे आदमी से मेरी जान पहचान है जिसके पास बंदूक हो, जिसको मैं कह सकूँ कि इस बाघ को आप गोली मार दो। तो उसने कहा फिर मैं क्या करता, पास के गाँव में एक आदमी है जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है खाल वाल निकालने का, तो मैं उसके पास गया। उसने आके खाल वाल उतार के वो ले गया। जिम कार्बेट ने उससे पूछा, जब तुम्हें मालूम है कि इस एरिया में एक बाघ है तो तुमने अपनी गायों को खुले में क्यों बांधा? तो उसने बड़ी हैरानी से जिम कार्बेट को देखा। उसने कहा साहब यहाँ तो हमेशा से एक बाघ रहा है, सामने की पहाड़ी पे हमेशा से एक बाघ तो रहा ही है, जिसको टेम्पल टाइगर बोलते हैं, मंदिर का बाघ। लेकिन आज से पहले उसने कभी भी हमारे मवेशियों पे हमला नहीं किया। ये पहली बार ही है कि जो उसने हमारे मवेशियों के साथ छेड़छाड़ की है। इससे पहले उसने कभी भी कोई हमला नहीं किया किसी पे भी। तो उसके बाद जिम कार्बेट चलने लगे जंगल की तरफ। तो उसने कहा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो जिम कार्बेट ने कहा मुझे सांबर का शिकार करना है। तो उसने कहा कि साहब अभी फ़िलहाल के लिए आप सांबर को छोड़िए और इस टाइगर को मारिए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी फसल भी बहुत कम होती है, और जो मेरे पास ये 15 गाय थी जिनमें से अब 14 ही रह गई हैं, ये बहुत थोड़ा दूध देते हैं। उसी दूध को हम बनिए को बेच देते हैं और उससे जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं हमारा घर उससे ही चलता है। अगर बाघ ऐसे ही मारता रहा मेरे मवेशियों को, हमारा जीवन यापन किस तरह से होगा? और जिम कार्बेट का जो गाइड था वो भी इसी बात में इंटरेस्टेड था कि सांबर को छोड़ के टाइगर मारा जाए। तो जिम कार्बेट ने फिर सोचा कि मैं जरा चेक करता हूँ टाइगर आखिर गया कहाँ है। पग मार्क वहाँ थे नहीं, लेकिन आगे जाके थोड़ी नम जमीन थी चैनल के पास, तो वहाँ देखा उसने कि वो गाय को मारने के बाद उस तरफ गया है। उस नम जमीन पे उसके पग मार्क मिले और वो उस तरफ चला गया जंगल की तरफ। तो जिम कार्बेट ने फिर ये सोचा इधर से गया है तो इधर से आएगा और आना भी उसका पक्का है। हालांकि गिद्धों ने जो था जो गाय का शव था उस पर कुछ नहीं छोड़ा था, हड्डियां वड्डियां बची थी बस। लेकिन ये बात जिम कार्बेट जानते थे कि उस एरिया में कहीं भी, वो ओपन एरिया था, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ टाइगर छुप के आराम से लेट सके, क्योंकि कवर नहीं था। कोई कवर ना होने की वजह से टाइगर हमेशा छुप के बैठता है। वहाँ ऐसी कोई जगह थी नहीं, तो वो वाटर चैनल पार करके आगे जंगल में जाके कहीं सो गया होगा। रात को जरूर आएगा खाने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी जो शिकार है गाय, उसको खा पी के गिद्धों ने खत्म कर दिया है। उसको ये बात मालूम नहीं है, इसलिए उसका आना पक्का था। जिम कार्बेट वहाँ कोई सूटेबल पेड़ की तलाश पे थे। उन्होंने देखा उससे ही 25-30 गज की दूरी पे एक ओक का पेड़ है, छोटा। उसकी टहनियों में उनको दिखा ऊपर कि एक कंफर्टेबल सीट है जहाँ वो बैठ सकते हैं। तो जिम कार्बेट लौट के वापस झोपड़ी में आ गए और उन दोनों लोगों से कहा, अपने गाइड से और झोपड़ी के जो मालिक था जो, उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ रेस्ट हाउस डाक बंगले में और अपनी राइफल लेके आता हूँ। जिम कार्बेट के साथ जो गाइड था गाँव का आदमी, उसने कहा नहीं साहब आप क्यों जाएंगे, मैं लेके आता हूँ आपकी राइफल। जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी जिम कार्बेट ने उसको दे दी। और उसके जाने के बाद जिम कार्बेट झोपड़ी में बैठ के, झोपड़ी के बाहर बैठ के उस आदमी के साथ बातों में लग गए। उस आदमी ने अपनी जीवन की कहानियाँ सुनाई, संघर्ष की, जंगली जानवरों से फसल खा जाते हैं, खतरनाक जानवर भी वहाँ आते रहते थे, ये बड़ी हार्ड लाइफ थी। ये सब सुन के जिम कार्बेट ने उससे पूछा कि यहाँ पे इतनी परेशानी है, जंगली जानवरों का खतरा भी है, फिर आप यहाँ क्यों रहते हो, कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तो उसने कहा कि नहीं साहब ये तो मेरा घर है। 1000 परेशानियाँ थी लेकिन उसका वो घर था, उसको वहीं रहना पसंद था। शाम ढलने लगी थी और जिम कार्बेट ने देखा सामने के पहाड़ पे से 2 आदमियों को उतरते हुए। जब वो पास आए तो जिम कार्बेट ने देखा कि उनके पास तो किसी के पास भी कोई राइफल नहीं है, खाली हाथ है। उनका बड़ा भरोसेमंद आदमी बाला सिंह, जिसको बहुत मानते थे जिम कार्बेट, वो साथ में आया हुआ था गाइड के। उसकी भी एक कहानी है, मैं किसी और वीडियो में आपको सुनाऊंगा। बाद में बाला सिंह की डेथ हो गई थी कुछ हादसे के चलते। वो हादसे क्या थे, कुछ वो भी घटनाएं थोड़ी सी ऊपरी घटनाएं हैं, यानी सुपरनैचुरल। उसके गले में त्रिशूल पर्वत जो है उसका भूत उसके गले में चला गया था। वो घटना क्या है मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उस घटना का पूरा आपको तब बताएंगे। तो बाला सिंह ने उनको कहा कि साहब आपने राइफल की जो गोलियां थी, कारतूस, वो तो आपके सूटकेस में बंद है और चाबी भेजी नहीं। गोलियां ना होने से राइफल लाने का कोई फायदा नहीं था। जिम कार्बेट ने सोचा कि राइफल की इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती है कि सीधे टाइगर मारा जाए उससे। पेड़ पे बैठने से पहले जिम कार्बेट ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, बात तो गोली मारने में मैं कितना सफल होऊंगा इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोग कितना खामोश रहेंगे। और उसने उनकी पत्नी को कहा आपको भी आज खाना बनाने से परहेज करना पड़ेगा। बाला सिंह को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हारा काम है इन सबको खामोश रखना
और जब मैं हल्की सी सीटी बजाऊं तो तुम्हें एक मशाल जला के झोंपड़ी के दरवाजे पे खड़े होना है और मेरे अगले आदेश का इंतजार करना है। ये कह के फिर जिम कॉर्बेट पेड़ पे जाके बैठ गए। चांद निकलने से पहले एक हल्का सेमी डार्कनेस का पीरियड होता है जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो पीरियड बड़ा खतरनाक होता है। अगर उस वक्त टाइगर आ गया तो जिम कॉर्बेट देख नहीं पाएंगे उसको, और देख नहीं पाएंगे तो शूट भी नहीं कर पाएंगे। ये पहाड़ पे लालिमा छा गई डूबते हुए सूरज की, और फिर अंधेरा होने लगा। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं अंधेरे में अपनी आंखें अभ्यस्त कर रहा था, गड़ा के देख रहा था। गाय का शव था, हड्डियां बची थी सिर्फ उसमें, उस पर देख रहा था कि टाइगर तो यहीं आएगा। तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था उनको। टाइगर कब आया उनको पता ही नहीं चला। वो दूसरी तरफ से गाय के शव पे पहुंच गया। जिम कॉर्बेट को तब पता चला जब उसने हल्का हल्का गुर्राना चालू किया। टाइगर नाराज हो गया। उसने देखा या तो हड्डियां हैं, सब साफ कर दिया गिद्धों ने। गिद्ध तो 2 घंटे पहले चले गए थे, लेकिन उनके शरीर की महक वहां पे थी। तो टाइगर उसको महसूस करके हल्का हल्का गुर्रा रहा था, हल्का हल्का ग्राउलिंग कर रहा था, अपनी नाराजगी दिखा रहा था। 3-4 मिनट तक टाइगर ने अपनी नाराजगी जाहिर की, हल्की हल्की ग्रोलिंग की, और झोंपड़ी में वो लोग भी सुन रहे हैं टाइगर की ग्रोलिंग को, गुर्राहट को। झोंपड़ी वो भी सुन रहे हैं और जिम कॉर्बेट भी सुन रहे हैं। जब जिम कॉर्बेट ने नीचे देखा तो उन्हें टाइगर कहीं दिखा नहीं, बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिम कॉर्बेट की समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। चांदनी पूरी तरह हो गई है और बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी हड्डियां चमकने लगी चांद की रोशनी में, लेकिन बाघ वहां पे नजर नहीं आ रहा था। कहीं भी बाघ का नामो निशान नहीं था। जिम कॉर्बेट की समझ में नहीं आया कि बाघ कहाँ गया। खैर उन्होंने फिर हल्की सी सीटी मार दी और उन्होंने देखा झोंपड़ी में लाइट जली है। और फिर थोड़ी देर में बाला सिंह झोंपड़ी के दरवाजे पे बाला सिंह मशाल लेके खड़ा हो गया और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, जैसा कि जिम कॉर्बेट ने समझाया था उसको। जब से जिम कॉर्बेट पेड़ पे बैठे थे और जब उन्होंने सीटी मारी, इस बीच में उन्होंने कोई हरकत नहीं की थी, ना तो कोई आवाज की थी और ना ही कोई हरकत की थी। और अब जब बाला सिंह झोपड़ी के दरवाजे में मशाल लिए खड़ा था, उन्होंने नीचे देखा तो टाइगर सामने दिख रहा था। टाइगर नीचे खड़ा था। अब जिम कॉर्बेट चकरा गए कि ये क्या हुआ। उधर बाला सिंह खड़ा है और टाइगर अपने शोल्डर के पीछे से घुमा के वहीं देख रहा था, बाला सिंह को देख रहा है। थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी होने लगी थी और जिम कॉर्बेट को लगा कि टाइगर मेरे से 5 फुट की दूरी पे है। और जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल की जो साइट है उसके दिल पे सेट की थी। तो जिम कॉर्बेट को विश्वास था कि शूट करते ही, फायर करते ही गोली सीधा हार्ट पे लगेगी और टाइगर तुरंत मर जाएगा। ये विश्वास था जिम कॉर्बेट को। राइफल टाइगर की तरफ झुका के उसके यहाँ पे निशाना लेके और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अफसोस, ट्रिगर दबाने से कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायर नहीं हुआ। जिम कॉर्बेट घबरा गए, सोच में पड़ गई ये क्या हुआ। उसके लीवर को खींच के बोल्ट को खींच के देखा तो बोल्ट में कारतूस था और एक क्लिक की आवाज़ हुई। जैसे उन्होंने बोल्ट को खींचा, एक क्लिक की आवाज़ हुई और आवाज़ सुनते ही टाइगर एक ही बाउंड में, एक ही छलांग में चैनल के, वो जो वाटर चैनल था उसके किनारे पे पहुंचा और अगले ही क्षण गायब हो गया। टाइगर गायब हो गया। जिम कॉर्बेट ने सोचा देखूं बाला सिंह का रिएक्शन। जैसे जिम कॉर्बेट ने नज़र घुमाई बाला सिंह को देखने के लिए तो उन्होंने देखा बाला सिंह, फायर की आवाज़ सुन के बाला सिंह झोपड़ी के अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। टाइगर चला गया था। अब चुपचाप रहने का कोई भी फायदा नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने फिर आवाज़ मार के बाला सिंह को बुला लिया। बाला सिंह मशाल लेके आया, जिम कॉर्बेट को पेड़ से उतरने में मदद की। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि फायर क्यों नहीं हुआ, उसमें कारतूस था। तब उनको याद आ गया, उन्हें समझ में आ गया कि फायर, गोली क्यों नहीं चली। जब वो राइफल परचेज कर रहे थे, जो शॉप के मालिक थे उन्होंने बताया था कि इसमें डबल सेफ्टी कैच है। तो नॉर्मल राइफल में एक बार सेफ्टी कैच को पुल कर दिया और फायर कर दिया। तो जिम कॉर्बेट को याद आया कि उसने मुझे बताया था इसमें डबल सेफ्टी कैच लगा हुआ है, और उन्हें लगा मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। टाइगर 5 फुट की दूरी पे था, उसके दिल पे निशाना था, टाइगर मारा जा सकता था। लेकिन टाइगर का भाग्य, या कह लीजिए उस टेम्पल टाइगर का भाग्य, पुजारी जी ने जो बात कही थी कुछ कुछ वो सच होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी पक्का नहीं था क्योंकि ये पहली घटना थी। अभी ऐसी बहुत सी घटनाएं होने वाली हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, जिनसे ये फिर पक्का हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ इसमें राज है। समथिंग इज़ फिशी, समथिंग फिशी अबाउट दिस टाइगर। इस टेम्पल टाइगर के बारे में कुछ ना कुछ दैवी शक्ति भी हो सकती है। संजोग के अलावा कुछ उस टाइगर की किस्मत थी या कोई दैवी हाथ था। जिम कॉर्बेट ने फिर बाला सिंह को ये बात बताई कि गोली क्यों नहीं चली। बाला सिंह को बड़ा अफसोस हुआ और वो अपने आप को कोसने लगा। उसने कहा साहब ये तो मेरी गलती हुई, अगर मैं आपकी
पूरा सूट के उठा लाता, आपकी पुरानी राइफल ले आता और जो गोलियों वाला कारतूस है उससे पूरे बैग को उठा लाता, तो ये बात नहीं होती। और वो खुद को यानी जिम्मेदार मानने लगा। और जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो भी सहमत थे उसकी बात से, लगभग सहमत थे कि अगर उनकी पुरानी राइफल होती तो शायद टाइगर मारा जाता। लेकिन आने वाली घटनाओं से जिम कॉर्बेट का ये विश्वास कि उस दिन पुरानी राइफल से वो बाघ को मारने में सफल होते, धीरे धीरे टूटता गया। आने वाले दिनों की जो घटनाएं थी, अगले 4-5 दिन की, धीरे धीरे उनका ये विश्वास टूटता गया कि हाँ, इस दिन अगर राइफल होती पुरानी वाली तो जिम कॉर्बेट उस बाघ को मार पाते। आने वाली घटनाएं क्या हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। उन घटनाओं को मैं अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो गिव इट ए थम्स अप। अपने विचार आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। जिम कॉर्बेट के फैंस, जिम कॉर्बेट के जीवन में टाइगर के अलावा बहुत कुछ था, बहुत कुछ हुआ है। तो आप लोग ये ना समझें कि हर घटना जो मैं बताऊंगा वो टाइगर की होगी। इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ घटनाएं हुई हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे कि मुझे उम्मीद है, जैसे मैं जिम कॉर्बेट का फ़ैन हूँ, इनफैक्ट जंगल का फ़ैन हूँ। जंगल में सब आता है, जिम कॉर्बेट भी आ जाते हैं, केनेथ एंडरसन साहब भी आ जाते हैं, हमारे अपने इंडियन श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी भी आ जाते हैं, हमारे हाल के शिकारी लखपत रावत जी भी आ जाते हैं, जॉय हुकिल भी आ जाते हैं, और भी बहुत से हैं। और सबकी अलग कहानियां हैं, सबके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अलग एडवेंचर हैं। वो सब शेयर करेंगे इस चैनल पे आगे चल के। इन द लॉन्ग रन बहुत कुछ आएगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल भी दबा देंगे तो आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी आने वाले वीडियोज़ की। अपने विचार जरूर बताएं, उससे मुझे भी आइडिया मिलता है कि आप क्या चाहते हैं। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज, सलाह के लिए भी फ्री हैं आप। एडवाइस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, तारीफ करने के लिए यू आर मोर देन वेलकम। सलाह भी दे सकते हैं। मैं इसका बड़ा स्वागत करूंगा अगर आप कमेंट में अपने कुछ विचार मुझ तक पहुंचाएंगे तो, क्योंकि उससे मुझे भी बड़ी फीडबैक मिलेगी आपकी, और फिर मैं उसी दिशा में काम करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गिव इट ए थम्स अप। अगर आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। जंगल जिंदाबाद, टाइगर जिंदाबाद।